और मेरे बंदरगाओ, क्या हो रहे हैं तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। कल कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गए थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो बहरहाल आज हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे। एक मैं आज शाम को अपलोड करूँगा और एक कल सुबह अपलोड करूँगा। तो देखिए, आज हम लोग इसमें जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट यानी कि धारा, ठीक है, धारा क्या होती है, किस तरीके से बनती है, इन सारी चीज़ों पे। तो देखो, सबसे पहले समझो कि करंट होती क्या है, धारा क्या चीज़ है। देखो, नॉर्मली जो करंट है, करंट शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, जब कोई चीज़ एक, ठीक है, एक समान प्रवाह में बहने लगती है। जैसे मान लो एक नदी है, ठीक है, ये नदी कुछ इस तरीके से बहती जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, नदी की धारा हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ज्योग्राफी पढ़ते टाइम भी ये बोलते हैं, ठीक है, नदी की अलग अलग धाराएं बोलते हैं। तो धारा क्या है, एक जर्नल वर्ड है, ठीक। तो इसमें देखो, मान लो एक पाइप का टुकड़ा है, इस पाइप के टुकड़े से पानी फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, पानी बह रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, पानी की एक धारा हो जाएगी। इसके बदले कोई और चीज़ बह रही होगी तो वो उस चीज़ की धारा हो जाएगी। तो फिलहाल मैं बात करूंगा बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में करंट किस चीज़ को बोला जाता है। देखो, नॉर्मली है क्या, जैसे मान लो आपके पास एक वायर है, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों के पास एक वायर है, जैसे मान लो एक कॉपर वायर है। अब होगा क्या, ये जो कॉपर वायर है, ठीक है, इसके एक कोने को मैंने क्या कर रखा है, स्विच बोर्ड में डाल रखा है, ठीक है। ये कॉपर वायर है, इसके एक कोने को मैंने किस में डाल दिया, स्विच बोर्ड में डाल दिया, और मैंने स्विच क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तब होगा क्या, देखो, इस वायर पे, इस तार में क्या होगी, करंट बहना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब करंट अगर इसमें बहना शुरू होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो होगा क्या, दरअसल इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह में बहना शुरू कर रहे होंगे। तो होगा क्या, मान लो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बहना शुरू करते हैं, ठीक। जो फ्लो होगा वो दरअसल किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक समान धारा में बहना शुरू करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको बोलेंगे, ठीक है। सिंपली अगर मैं इसको बोलूँ तो करंट बोलेंगे। अब यहाँ पे को मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि देखो, धारा की जो दिशा ली जाती है, ठीक है, करंट की जो डायरेक्शन ली जाती है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट ली जाती है। अब अपोजिट क्यों ली जाती है उसको समझना, और अगले वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम देखेंगे। देखो, होता क्या है ना, जैसे मान लो ये एक वायर है, ठीक है, मान लो एक कॉपर वायर है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या बन गई, एक धारा बन गई, ठीक हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की एक धारा बन गई है, इसी को नॉर्मली हम लोगों ने क्या बोल दिया, करंट बोल दिया, यानी कि धारा बोल दिया। लेकिन ये जो धारा की दिशा होती है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की दिशा के विपरीत ली जाती है। तो ये जो वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ को बहना शुरू करेंगे तो जो धारा पैदा होगी वो क्या होगी, इधर की दिशा में पैदा होगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन ली जाती है। देखो, दरअसल होता क्या है कि जो करंट की डायरेक्शन ली जाती है वो पर्टिकुलरली ली जाती है प्रोटॉन्स की वजह से। जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज बहना शुरू करेगा या फिर प्रोटॉन्स बहना शुरू करेंगे, उस दिशा को धारा की दिशा ली जाती है। अब अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर्स की, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइल हो गया, ठीक है, टेलीविज़न हो गई, लैपटॉप हो गए, इनके अंदर एक ग्रीन कलर की चिप होती है। तो वो जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो किस चीज़ का बनता है, सेमीकंडक्टर्स का बनता है। अब सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि दरअसल प्रोटॉन का बहना जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। एक बात आप खुद सोचो कि एक एटम है, एटम के न्यूक्लियस में क्या है, ठीक सेंटर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि प्रोटॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर रिवॉल्यूशन कर रहे हैं इस तरीके से। तो अब देखो, इस एटम से अगर कोई चीज़ निकलेगी तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा।
क्योंकि ये जो न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स है ना, ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि यहाँ से प्रोटॉन निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। प्रोटॉन इतनी आसानी से निकलता नहीं है क्योंकि बहुत ठीक है मजबूती से वो एक दूसरे के साथ क्या हैं बंधे हैं। अब इलेक्ट्रॉन बेचारा अलग थलग होकर घूम रहे हैं, तो हम थोड़ी सी ऊर्जा देके इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो दरअसल होता क्या है, सेमीकंडक्टर्स के केस में प्रोटॉन के बहने जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। वो क्या होता है उस चीज़ को समझो। जैसे इसमें होगा क्या, दरअसल यहाँ हम जो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं सेमीकंडक्टर्स के केस में, ठीक है, खाली ये कंडक्टर के केस में तो आप अपने दिमाग में इतना मान के चलो कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रहा है उसकी उल्टी दिशा में क्या होगी, करंट पैदा हो जाएगी, इतना मान के चलो, ठीक है। अब उल्टी दिशा में करंट क्यों पैदा होती है, प्रोटॉन्स के बहने की वजह से होती है, ये मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ प्रोटॉन के बहने जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। वो दरअसल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा छोड़ी गई एक सीट है, कुछ ऐसा मान के आप लोग चलो। देखो काम कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे मान लो ये कुछ एटम्स हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना एक बार, ये कुछ एटम्स हैं। एटम्स की मैंने एक के पीछे एक, ये किससे मिलकर बना होगा, एटम से तो मिलकर बना होगा, एक के पीछे एक एटम्स की क्या है, लाइन है। अब देखो होगा क्या ना, कहीं पर से भी आप शुरू करो, चलो मैं यहीं पर से शुरू कर देता हूँ। देखो ये एक एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ चले गया, ठीक है। तो होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की सीट खाली हो गई, और वो जो खाली सीट है वो क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो देखो इलेक्ट्रॉन आगे गया तो पॉजिटिव चार्ज पीछे पैदा हुआ नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन आगे में है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा नहीं होगा। तो नेगेटिव चार्ज आगे है तो पॉजिटिव चार्ज पीछे है। अब क्या होगा, यहाँ सीट खाली हो गई, तो मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने ये सीट भर दी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेप आगे गया तो पॉजिटिव चार्ज एक स्टेप पीछे। अब यहाँ पे को क्या होगा, ये खाली सीट थी, इलेक्ट्रॉन के द्वारा भर दी गई, तो यहाँ पे को कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ खिसक जाएगा, पीछे खिसक जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे को सीट खाली हो गई है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, इस सीट को भर देगा, तो यहाँ पे को अब कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं बचेगा, ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं बचा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे को आ जाएगा, यहाँ सीट खाली हो जाएगी। तो हुआ क्या, देखो इसको अगर मैं मिटा दूँ तो जो पॉजिटिव था वो खिसक के यहाँ की तरफ आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन था वो खिसकते खिसकते आगे को पहुँच गया। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन आगे को जा रहा है। तो अब ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अगर बहुत तेज़ी से होगी तो होगा क्या, हमको ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज पीछे आ रहा है, लेकिन दरअसल क्या है, पॉजिटिव चार्ज पीछे आने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। वो दरअसल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की सीट खाली होती जा रही है। तो इसी पॉजिटिव चार्ज की जो दिशा होती है, उस दिशा को हम धारा की दिशा लेते हैं। तो इसलिए क्या बोला जाता है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बहना स्टार्ट करेगा उसकी अपोजिट दिशा में क्या होगी, धारा बहती है, ठीक है। तो ये था करंट का कॉन्सेप्ट। अब देखो होता क्या है, करंट का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है I = ठीक है, ये बनता है Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। Q इसमें क्या होता है, ये होता है चार्ज यानी कि आवेश, ठीक है, और T क्या हो गया, ये तो टाइम हो गया, आप लोगों को पता ही है। तो इससे आप लोग क्या निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो। इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें इन चीज़ों को आप लोग याद रखना। देखो 1 मिली एम्पियर जो करंट होती है ये 10⁻³ एम्पियर के बराबर होती है, ठीक है। और 1 माइक्रो एम्पियर ये जो होती है 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होती है। तो ये आंकड़े आप लोग याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो धारा है ये स्केलर होती है या फिर वेक्टर। मैंने आप लोगों को बताया था स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। देखो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास ये दिशा और परिमाण यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा वो वेक्टर होती है। जिसके पास क्या होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है, जिसके पास दिशा नहीं होगी
वो क्या होगा, स्केलर होगा। यानी कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर होगा, जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों होगा वो वेक्टर होगा। तो देखो करंट जो है इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है यानी कि परिमाण भी होता है, ठीक, और इसके पास दिशा भी होती है। तो कायदे अनुसार ये क्या होनी चाहिए, वेक्टर होनी चाहिए। लेकिन करंट होती क्या है, स्केलर होती है। ऐसा क्यों? देखो किसी भी चीज़ को वेक्टर होने के लिए दो कंडीशन तो चलो ठीक है कि दिशा और मैग्नीट्यूड होना चाहिए, साथ साथ ही वेक्टर के नियमों का भी क्या करना चाहिए, उस चीज़ ने पालन करना चाहिए। अब जैसे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, ठीक है, वेक्टर के जो एडिशन के लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो करंट जो होती है, करंट ये वेक्टर एडिशन के जो नियम हैं उनको फॉलो नहीं करती, उन नियमों से करंट को नहीं जोड़ा जाता। इसलिए क्या होता है कि करंट क्या है, उसको स्केलर क्वांटिटी के अंदर रखा जाता है। करंट को सिंपल तरीके से जोड़ते हैं, जैसे 1 एम्पियर की करंट प्लस 2 एम्पियर की करंट प्लस 3 एम्पियर की करंट, इस तरीके से जोड़ेंगे। कहीं पे कोई सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन बना है तो वो अलग बात है, ठीक। तो इस तरीके से करंट को जोड़ा जाएगा, तो वेक्टर के नियमों के हिसाब से इसको नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए करंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से, मान लीजिए आपको 4 क्वांटिटी दे दी, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठीक है वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी एक स्केलर है, कौन सी एक सदिश है, कौन सी एक अदिश है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछ लिया और ऑप्शन में दे दिए, ऑप्शन ए धारा दे दिया, ऑप्शन बी विभव दे दिया, ऑप्शन सी विभवांतर दे दिया। इस तरीके से आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा इसको आगे को और बढ़ाते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ये है आप लोगों का ओम्स का नियम, ठीक है, ओम्स लॉ, ओम्स का नियम। अब देखो होता क्या है, ओम्स का जो नियम होता है, ध्यान देना, वो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, यानी कि नियत तापमान पे होता है। इसके लिए तापमान का नियत होना ज़रूरी है। अगर तापमान नियत ना हो तो फिर ओम्स लॉ के रिजल्ट जो हैं वो अलग अलग आते हैं। तो ये जो ओम्स लॉ बनता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, देखो अगर तापमान नियत होगा तो ये जो पोटेंशियल होगा, जो करंट है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, पोटेंशियल के। अब अगर ये पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा। तो ये जो कांस्टेंट होता है ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, IR। तो ओम्स का नियम ऐसे लिखा जाता है, V = IR। तो ये क्या होता है, ओम्स का नियम होता है। इसमें V क्या होता है, ये होता है विभव, ठीक है, विभव यानी कि पोटेंशियल, ठीक है। V = क्या होता है, विभव यानी कि पोटेंशियल, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे को बढ़ाते हैं। देखो बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, ठीक है, विभवांतर इसको बोला जाएगा। तो अब सिंगल अगर क्या बोलते हैं कि कहीं पे को सिंगल इलेक्ट्रॉन का केस लूँगा या फिर सिंगल पॉजिटिव चार्ज का केस लूँगा तो फिर मैंने पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, वहाँ पोटेंशियल ही लेना पड़ेगा, ठीक। वहाँ पे को फिर मैं विभवांतर नहीं लूँगा। तो बहरहाल ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और I क्या हो जाएगी, करंट, R क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसमें R क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध इसको बोला जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। अब समझो कि प्रतिरोध क्या होता है, तो यहाँ पर से हम लोग का अगला टर्म आता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। देखो नाम से पता चल रहा है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। तो करंट कैसे पैदा हुई, करंट तब पैदा हुई जब इलेक्ट्रॉन बहना स्टार्ट किए, ठीक। अब किसी तार में, किसी वायर पे इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो उनके रास्ते में जो रुकावट आएगी उसी रुकावट को क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब ये जो रुकावट है, ये रुकावट पैदा कैसे होती है, ठीक है, इस चीज़ को समझना है एक बार। देखो ये जो रुकावट है ये इसका पैदा होने का कारण क्या है, देखो कोई भी वायर है, ठीक है, जैसे मान लो कोई एक कंडक्टर है, तो इसमें होगा क्या, जैसे इस दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रहा है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इस दिशा में बह रहा है।
तो अब ये जो वायर होगा ये किससे मिलके बना होगा? ये एटम से मिलके बना होगा, आयन से मिलके बना होगा। तो ये जो एटम्स हो गए, आयन्स हो गए, इनकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, किन की इम्प्योरिटीज़? एटम्स हो गए, ठीक, आयन्स हो गए। ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये दरअसल क्या करती हैं, इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट पैदा करेंगी। ये जैसे एटम्स हो गए, आयन्स हो गए, ठीक। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जब बहना शुरू करेगा तो मान लो यहाँ पे कोई एक एटम है या फिर एक आयन है, इलेक्ट्रॉन इससे टकरा गया, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया, इससे टकराया, इससे टकराने के बाद इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर कहीं इससे टकराया, फिर कहीं आगे जाएगा, फिर ऐसे निकल जाएगा। अब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे जाता ना तो ये आसानी से चले जाता, लेकिन ये तो ऐसे टकरा टकरा के जा रहे हैं ना, तो जाने में तो इसको थोड़ी सी क्या होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो इसको ये जो दिक्कत हो रही है, ये जो परेशानी हो रही है, ये जो रुकावट पैदा हो रही है, इसी रुकावट को बोला जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब इसमें रुकावट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसमें कुछ अशुद्धताएँ मिला दूँ, ठीक है, रुकावट को ज़्यादा कर दूँ, तो वो रेजिस्टेंस क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसमें देखो ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल आप मान के चल सकते हो, जैसे मान लो एक कहीं पे को बहुत बड़ा मेला लगा है, उस मेले में हज़ारों लोग हैं, ठीक है, लोगों के चलने के लिए भी जगह नहीं है, इतना मतलब भारी भरकम मेला लगा है। अब उस मेले में आप लोगों ने क्या किया, एक आदमी के हाथों में रस्सी बांधी, ठीक है, और लंबी सी रस्सी है, उस रस्सी का एक कोना आप पकड़ के उसको खींचते हुए ले जाते हो। तो वो आदमी क्या करेगा, जिस दिशा में आप जाओगे उसी दिशा में आएगा, पहली कंडीशन। लेकिन क्या होगा कि वो लोगों से टकराता हुआ क्या करेगा, आगे को जाएगा। तो वही है, इलेक्ट्रॉन ने जाना यहीं को है, लेकिन क्या होगा, ये टकराते हुए जाएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी होती है दरअसल उसको क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। और ये जो रुकावट है इसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो रुकावट है ना, रेजिस्टेंस, ये किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है, तो ध्यान देना। सबसे पहले ये निर्भर करता है इसकी लंबाई पे, एल, यानी कि जो आर होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, वायर की लेंथ के, ठीक। दूसरा ये प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, मान लो ये एक वायर है, इसकी चौड़ाई कम है, तो अब चौड़ाई कम हो गई, विड्थ कम हो गई, तो ये जो रुकावट है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे, नज़दीक नज़दीक इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। अभी ये दूर दूर हैं यहाँ पे को, अब ये नज़दीक नज़दीक हो गए। तो अब आप लोग बताओ इलेक्ट्रॉन को बहने में परेशानी किस में होगी? सीधी सी बात है, रुकावट ये नज़दीक नज़दीक है ना, तो यहाँ पे को क्या होगी, परेशानी होगी। एक छोटे से पतले से रास्ते से गुजरना आसान होता है या फैली सड़क से गुजरना आसान होता है? फैली सड़क से, क्योंकि लोग दूर दूर होते हैं। छोटी सी पतली सी गली है, वहाँ पे को बहुत सारे लोग चल रहे हैं, तो आप कैसे आगे जाओगे? तो ये रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है, क्षेत्रफल के। क्यों? देखो ये एरिया अगर कम होगा, एरिया कम होगा तो रुकावट ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। देखो कम था तो रुकावट ज़्यादा हो गई, ज़्यादा था तो रुकावट कम हो गई, ठीक। इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा, इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूँ तो R प्रोपोर्शनल होता है L/A के। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो इम्प्लाइज दैट R इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट आता है, ये जो कांस्टेंट होता है इसको रो बोला जाता है, रो L/A, ठीक। तो ये जो रो होता है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। तो रो बराबर कितना निकलेगा, ए इसके साथ गुणा करेगा आर ए और एल नीचे आ जाएगा एल। तो जो रेजिस्टेंस है, सॉरी ये तो मैं बताना भूल गया, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, ठीक है, क्या ओम, इसको क्या पढ़ा जाता है, ओम पढ़ा जाता है।
तो ये हो जाएगा ओम। एरिया, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, बट्टे दूरी क्या होती है, मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया तो बचा गया ओम मीटर। तो रो की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर। इस तरीके से, ठीक है। ये इसकी क्या बनती है, ऐसा यूनिट बनती है। तो बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो होगा उसमें इससे संबंधित न्यूमेरिकल किए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।